हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लूसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है। चैप्टर 1 का नाम था स्टोन एज एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। चैप्टर 2 अभी हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका पार्ट 1 लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन के बारे में, वहाँ पे आर्किटेक्ट कैसे रहा करते थे, ये अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसे, इंपॉर्टेंट साइट्स के रूप में मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, ये सब आ रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में मोहनजोदारो के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा से। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे फर्स्ट साइट जो खोजा गया था, इट वाज इन 1921 द ओनली साइट दैट वाज हड़प्पा। मतलब सबसे पहला साइट जिसकी खोज की गई थी वो हड़प्पा थी। इन 1922 आर डी बनर्जी ने खोज किया था मोहनजोदारो का। लेकिन इन 1921 हड़प्पा की खोज की गई थी किसके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी कौन थे? दे वेयर बोथ वर्किंग इन द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके। हड़प्पा सिचुएटेड कहाँ पे है? ये एक्चुअली पाकिस्तान, आज का जो करंट पाकिस्तान है वहाँ पे सिचुएटेड है। एक वहाँ पे सिटी है साहिवाल सिटी, वहाँ पे लगभग 150-160 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है उनका लाहौर से। ओके। यहाँ पे हमें जो फाइंड्स हुए हैं, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको याद रखना ही है कि यहाँ से हमें मिले क्या है। किसी भी साइट से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किस साइट से क्या मिला है वो आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे मान के याद ही करना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्त्री के रूप में देवी है, क्या है? क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस, इससे आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मदर गॉडेस के फाइंडिंग्स मिले हमें। वहाँ पे हड़प्पा के लोग, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो मातृ देवी में मानते थे। मातृ देवी। ओके। वो मातृ देवी में विश्वास रखते थे, पशुपति में विश्वास रखते थे, मातृ देवी में विश्वास रखते थे। हालांकि वहाँ पे कोई टेम्पल नहीं मिला है, मैं आपको बताऊंगा टेम्पल नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोग, पीपल आर ऑफ द ओपिनियन डैट कि वहाँ पे हमें एक आर्किटेक्ट मिला है। याद रखिए, देखिए दिस इज सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ऐसे हमें सीढ़ियाँ मिली हैं। ओके। उसके बाद 2-3 यहाँ पत्थर रखे हुए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर है, बट टेम्पल नहीं है। मतलब हो सकता है कि यहाँ से लोग जाते होंगे, यहाँ पूजा करते होंगे, फिर वापस चले जाते होंगे, पर यहाँ टेम्पल का प्रमाण हमें एग्जैक्टली नहीं मिला। हड़प्पा में क्या है कि 6 ग्रेनरीज इन रो मिले हमें। मोहनजोदारो में मिला था सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोई जो इमारत है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कौन सा था, तो ग्रैंडरी था। कहाँ का? मोहनजोदारो का। सिंगल ग्रैंडरी, एक ग्रैंडरी था मोहनजोदारो का, सबसे बड़ा इमारत था वो। ग्रैंडरी सिंगल था। पर यहाँ हड़प्पा में 6 ग्रैंडरी इन अ रो मिले हैं। एक ही रो में 6 ग्रैंडरी, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 ग्रैंडरी मिले हमें इन अ सिंगल रो। ये जो ग्रैंडरीज बने हुए थे ना, हमारे जो सिटाडेल है, ये सिटाडेल का पार्ट है या लोअर टाउन है, तो सिटाडेल के बाहर बना हुआ था, ना कि सिटाडेल में। गेटिंग माय पॉइंट। 2 रोज मिले हमें, एक रो ये, दूसरा रो ये। तो एक प्रत्येक रो जो है 50 बाई 20 फीट का है। वहां पे हमें क्रूसिबल ऑफ ब्रोंज मिले हैं। ब्रोंज, कांसा बोलते हैं उसे। कांसे का जो भूसी होता है ना, वो मिला है। मतलब कांसा का हमने कुछ मटेरियल बना लिया है, कुछ टॉयज बना लिए, उसके बाद जो उसका रेजिडुअल बच गया वो हमें मिला है वहाँ पे। तो कांसा, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रोंजेस। मैंने आपको बता चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द ब्रोंजेस। क्यों? क्योंकि इस एज में सबसे पहले ब्रोंज का इस्तेमाल हुआ था। इसे हम चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में सबसे ज्यादा तांबे का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉपर मेड मिरर मिला हमें, मतलब मिरर जो मिला है वो कॉपर से बना हुआ है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं चानूदारो में। चानूदारो स्थित है हमारा, वो भी पाकिस्तान में, लगभग मोहनजोदारो से ये भी 100-150 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ठीक है, सिंध में ही। ये नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आज का जो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, उसमें सिचुएटेड है। याद रखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इट वॉज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धौलावीरा एक साइट है, दैट वॉज द ओनली सिटी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। याद है आपको? ओनली सिटी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। वैसे ही चानूदारो वॉज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, बिना दुर्ग का एकमात्र शहर था वो। यहाँ पे हमें फ्लडिंग के एविडेंस मिले हैं। जैसे कि आपको मैं बताया था कि मोहनजोदारो में 7 टाइम्स फ्लडिंग के हमें मिले हैं एविडेंसेस वहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी फ्लडिंग के एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ से क्या है कि हमें स्मॉल इंक पॉट मिला है। जैसे कि एक छोटा सा हमें डब्बा मिल गया है, तो लोगों का कहना है कि यहाँ इसमें स्याही होता होगा, इस स्याही डाल के हम कुछ चलाते होंगे, इसमें लिखते होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे मेटल वर्क मिले हमें। मेटल वर्क किस किस चीज़ का? गोल्ड का, सिल्वर का, टिन का, कॉपर का, मतलब अलग अलग देश या शहरों से वहाँ पे आते होंगे। डिफरेंट वर्क्स मिले हैं वहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग वर्क मिले हैं। कौन कौन से वर्क मिले हैं? मेटल वर्क मिले हैं। सील मेकिंग, वहाँ पे लोग सील बनाया करते थे। सील मैं आपको बताऊंगा। सील जैसे कि मुहर, सील को हिंदी में कहते हैं मुहर।
Muhar, there were some seals of the rectangular size, there were some seals of the square size, there were some cylindrical seals. Getting my point? तो ऐसे सील्स बना करते थे वहां पे. वेइंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है. तराजू के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? चनुदारों से. गेटिंग माई पॉइंट? इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ, ये देखो, ये इमेज आप देख रहे हो, ये डॉग के पंजे का निशान है. ये कहाँ से मिला है हमें? चनुदारों से. टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल्लक कार्ट. बुल्लक कार्ट, ये देखो, ये जो बुल्लक कार्ट है ना हमारा, ये टेराकोटा से बना हुआ. टेराकोटा एक्चुअली क्या होता है? इट्स अ मटेरियल. जब मटेरियल मिट्टी को पका के बनाया गया एक मटेरियल है, इट्स नथिंग मोर देन दैट, इट्स अ टेराकोटा. गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारा पीतल का एक बना हुआ टॉय मिला. ये हमारा पीतल का है, याद रखिए. ये हमारा टेराकोटा का है. ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये जो इमेज है, ध्यान दीजिए, ये जो इमेज है, ये इमेज, इस पे एक ईंट है, इस ईंट पे डॉग के पाँव मिले हैं, मतलब कुत्ते के पंजे का निशान मिला है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा कालीबंगन. इसका इसका नाम कैसे पड़ा कालीबंगन? क्योंकि यहाँ से हमें एक बैंगल मिल गया. बैंगल मतलब चूड़ी होता है, वो ब्लैक कलर का था, इसलिए लोगों ने इनका नाम कालीबंगन रख दिया. ये आज के जो करंट राजस्थान है उस एरिया में है. हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, वहाँ से ये बिलोंग करता है कालीबंगन. ठीक है. ये दो फेज में डेवलप हुआ है. फर्स्ट फेज वाज अराउंड 2500 BCE, सेकेंड फेज वाज अराउंड 2200 to 50. लगभग लगभग 150 साल के आसपास का गैप है. ठीक है, 150 साल के आसपास का. अब क्या है कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज में जो हुआ था, इसका रेक्टेंगुलर लेआउट था. जब कालीबंगन को हम फर्स्ट फेज में देखेंगे, इट वाज समथिंग लाइक दैट, इट वाज इन रेक्टेंगुलर शेप. इसमें फोर्टिफाइड एरिया था. स्टार्टिंग में ही फोर्टिफाइड एरिया था, मतलब किलेबंद था. जो एरिया था उसको फोर्टिफिकेशन किया गया था, चारों तरफ से घेर दिया गया था. यहाँ पे सीवेज सिस्टम भी था, मतलब ड्रेनेज थे. वो जो ड्रेनेज था, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो ड्रेनेज निकाले करते थे घर से, और से फिर उसके बाद मेन ड्रेनेज में जोड़ दिया करते थे, ताकि सीवेज वहाँ से निकल सके. वो ड्रेनेज जो बना हुआ था, इनका ड्रेनेज, वो बर्न ब्रिक्स से था. ब्रिक्स मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के होते हैं. एक जो आग में पकाई जाती है, दूसरा धूप में पकाई जाती है. ओके. तो इससे हम जनरली बनाते थे सिटाडेल्स, इससे बनाते थे हम कॉमन एरिया, जो प्लेन एरिया जो हुआ करता था हमारा. पर इसके ड्रेनेज जो बने थे, ड्रेनेज भी बने थे हमारे पके हुए ईंट से. दूसरा फेज था 2250 2250 BCE के आसपास, ये सेकेंड फेज में था. अब ये फिर से दोबारा पुनर्जीवित हुआ. अब ये हमें पता कैसे चलता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, जब वो यहाँ पे इस एरिया में आए, जब वो दोबारा कालीबंगन में गए, सबसे फॉर एग्जांपल दिस इन द एरिया ऑफ कालीबंगन, जब यहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सिटाडेल बने हुए हैं. ओके, सिटाडेल बने हुए हैं. तो सिटाडेल जो मॉडल लिया गया, वो कैसे मॉडल लिया गया था? जैसे हमारा हड़प्पा बना था, मोहनजोदारो बना था, वहां से सिटाडेल का मॉडल लिया गया था. अब ये जो सिटाडेल बना था, वो किस पे बना हुआ था? वो जो पहले वाला कालीबंगन था ना, समझ रहे हो बात को? जो पहले कालीबंगन जो जो डिक्लाइन फेज में जा चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर सिटाडेल बना हुआ है. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट वहां से पुरातात्विक खुदाई होना स्टार्ट हुई, तो वहां से एक एक लेयर हटते गया. तो पीपल वेयर ऑफ द ओपिनियन कि यहाँ पे पहले एक और कालीबंगन रहा करता होगा, डिक्लाइन हो गया, उसके बाद हमने दोबारा कालीबंगन दूसरा बनाया. गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इसे रिवाइव लिखा गया है. न्यू पैटर्न मिल गया किससे? जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो से. सीटाडेल बना हुआ था किस पे? ओल्ड टाउन पे. मैंने आपको बताया कि सीटाडेल जो बना हुआ था वो ओल्ड टाउन पे बना हुआ था, और प्लेन एरिया जो है न्यू टाउन पे बना हुआ था. यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या मिला है? फायर अल्टर्स. फायर अल्टर्स बोलते हैं अग्निकुंड, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर साइज शेप में मिला है हमें. ओके. ये फायर अल्टर्स मतलब पीपल, वहाँ पे जो लोग हैं वो रिचुअल्स में माना करते होंगे. अग्निकुंड मिला है वहाँ पे. यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था. ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं. ओके, ये प्लेटफॉर्म ऐसे है, यहाँ पे स्टेयर्स ऐसे लगे हुए हैं, स्टेयर्स ऐसे लगे हुए हैं, उसके बाद फिर ऐसे पत्थर रखे हुए हैं. यही प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था मैं, कि सम पीपल, मतलब सम स्टूडेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट कि यहाँ से हमें मिला होगा कि टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये इसे टेम्पल अभी एग्जैक्टली नहीं माना गया. गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से हमें प्लॉट फील्ड मिला है, जुता हुआ खेत. याद रखिए, इट वॉज द प्लेस जहाँ पे हमें जुता हुआ खेत. जुता हुआ खेत कैसा था? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फील्ड. यहाँ पे हमें रोज रोज में मिले, जैसे एक एरिया मिला है हमें जहाँ पे एक हल चला हुआ हमें एविडेंस मिला है, जैसे कि यहाँ पे हल चला हुआ था. मैं आपको दिखाऊंगा इमेज कैसा होता था. फूड जार्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं हमें. यहाँ पे मदर गॉडेस की फिगर नहीं मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हड़प्पा में है, हड़प्पा में क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिला है, स्त्री के रूप में देवी. वैसे ही हमें यहाँ पे कालीबंगन में नहीं मिला है वो. याद रखिएगा इस बात को. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, ताकि आपका रिवीजन हो सके और देखा जाएगी कंसंट्रेशन आपका कितना है. सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? समझ में आया? मतलब सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन का ढूंढा जाने वाला साइट कौन सा था? इट वाज मोहनजोदारो, हड़प्पा
लोथल या कालीबंगन? याद कीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था, कौन सा स्थल था? तो वो था हमारा हड़प्पा। ओके, इट वाज द फर्स्ट साइट, getting my point, it was the first site, first discovered Indus Valley civilization site was Harappa. It was in year 1921. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा। ये 21 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921? सो सिंपल, इट वाज इन 1921। मैंने आपको पढ़े पढ़ा है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, समझ रहे हो? एक जुता हुआ खेत, इट्स अ फील्ड। फील्ड में एविडेंस मिले हैं कि इसको प्लॉ किया गया है, मतलब इसकी जुताई की गई है। तो ये है मोहनजोदारो में, कालीबंगन में, हड़प्पा में, लोथल में। याद कीजिए, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है हमें? इट इज इन द कालीबंगन। हिट में पॉइंट, एक जुता हुआ खेत, प्लॉड फील्ड। आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। इट वाज द प्लॉट फील्ड, गेटिंग माय पॉइंट? प्लॉट फील्ड कहाँ से मिला है जुता हुआ खेत? कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीपीसी में पूछा है क्वेश्चन है। इससे आपको अपना लेवल पता चलता है डेट किस लेवल की क्वेश्चन आप सॉल्व करने के एबिलिटी हो गई है आप में। गेटिंग माय पॉइंट? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के साथ सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें ये सारी चीजें हुआ करती थी? मोहनजोदारो में, नागेश्वर में, हड़प्पा में, चानूदारो में। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऊपर वाले स्लाइड में। इट वाज इन चानूदारो, जहाँ पे हुआ करता था डिफरेंट वर्क्स। कैसे कैसे वर्क्स होते थे? मेटल वर्क होते थे, सील मेकिंग, वेइंग मशीन, तराजू बनाने, ये सारे काम हुआ करते थे कहाँ पे? चानूदारो में। इसलिए आपको कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, याद करते चलना सबको। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इट वाज इन बनावली। बनावली क्या है कि आज का हमारा हरियाणा जो है उसमें फतेहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। जब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो वहीं पे आपको बनावली मिल जाएगा। ये 2 फेज में डेवलप हुआ है, जैसे कि हमारा कालीबंगन डेवलप हुआ था ना, ये भी 2 फेज में डेवलप हुआ है। अब ये माना जा सकता है कि जैसे कि कालीबंगन से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है ये, इसलिए यहाँ पे 2 फेज में सेम, जैसे कि जिस टाइम वो उसका डेवलपमेंट चल रहा था कालीबंगन का, सेम एज बनावली का भी डेवलपमेंट चल रहा। अब ये है कहाँ सिचुएटेड? नियर द ड्राइड अप सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर को मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गग्गर हाकरा, जो 3rd जेट वाला एरिया है, ठीक है। तो सरस्वती रिवर के जो जो सूख चुकी है आज के डेट में, वहाँ पे इसका सिचुएशन है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे टेराकोटा का प्लॉ मिला है। आपको मैं समझा दूँ एक बार, ध्यान देखिए। प्लॉड फील्ड, हमें जो जुता हुआ खेत मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। एक जुता हुआ खेत हमें मिला है कालीबंगन से, लेकिन जिस खेत की जुताई हुई थी जिस हल से, वो हल कहाँ पे मिला है? टॉय मेक ऑफ प्लॉ, ये मिला है हमें कहाँ से? बनावली से। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं हम राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है कि भारत में खोज की गई अब तक की सबसे बड़ी स्थल है। मैं आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा चुका हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारत में ढूंढा गया सबसे बड़ा साइट जो है वो भी राखीगढ़ी है। ये ना लार्ज नेक्रोपोलिस, मतलब ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अब कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए आप कि से फॉर एग्जांपल इट्स एन एरिया, इट्स अ एरिया ऑफ 1200 हेक्टेयर का। ये 1200 हेक्टेयर का एरिया, यहाँ पे अगर कम लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओनली 200 पीपल आर रिसाइडिंग हियर, तो जो कब्रिस्तान मिलेगा वो छोटा मिलेगा क्योंकि लोग ही कम रह रहे होंगे। ये एरिया इतना बड़ा था, यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा रहते थे, इसलिए कब्रिस्तान जो है मिला है वहाँ पे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वहाँ अमाउंट में लोग मिले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बड़ियल बहुत ज़्यादा वहाँ मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम सूरकोटरा। सूरकोटरा रोपर में है, एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली, रपार में, सॉरी रोपर नहीं है, रपार है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या है कि एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि एक आपको मैं पोर्ट बता चुका हूँ, लोथल पोर्ट बोलते हैं गोदी को, जहाँ पे जो शिप्स आके लगती हैं किनारे पे, तो वो पोर्ट था एक लोथल। लोथल के अलावा कोई पोर्ट अगर माना जाता है तो इट इज सूरकोटरा। गेटिंग माय पॉइंट? ये सूरकोटरा एक पोर्ट माना जाता है लोथल के अलावा। अब है क्या कि ये पोर्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि स्ट्रीम था यहाँ पे, स्ट्रीम था कच्छ रिवर जो आता है ना, कच्छ के किनारे से जो रिवर्स आ रहे थे उसके स्ट्रीम वहाँ पे थे। यहाँ पे कोई रिवर नहीं था, सिर्फ स्ट्रीम आया करते थे वहाँ पे। हमें यहाँ से हॉर्स के बोन्स मिले हैं, ये देखो, ये जो हॉर्स के बोन्स मिले हैं ना, हॉर्स के बोन्स मिले हैं हमें कहाँ से? सूरकोटरा से। ये ओवल ग्रेव्स मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवल ग्रेव्स की एविडेंस कहाँ से मिले हमें, तो इट इज इन सूरकोटरा।
यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन की गई थी ना, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये जो फोर्टिफिकेशन किया गया था, से फॉर एग्जाम्पल इट इज सीटाडेल, तो जो फोर्टिफिकेशन जो एरिया बनाया गया था चारों तरफ का, ये ब्रिक्स से नहीं बनाया गया था, जैसे बाकी सारों में ब्रिक्स से बनाया गया था एरिया, पकी हुई ईंटों से जो आग में तपाई जाती थी। यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया गया था स्टोन से, ना कि ब्रिक्स से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम धौलावीरा। धौलावीरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इट वॉज द ओनली सिटी विच वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। सिर्फ एकमात्र ऐसा शहर था जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के खादरबेट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसको, इसकी प्रचलन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। यहाँ पे रिजर्वर्स थे, यहाँ पे स्टेप वेल्स मिले हैं हमें, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे स्टेडियम मिला है हमें एक। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट स्टेडियम वाज फाउंड, तो इट वाज इन धौलावीरा। स्टेप वेल्स मिले हैं, मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये गुजरात के हमारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आज का जो अहमदाबाद है, करंट अहमदाबाद, उस डिस्ट्रिक्ट में है। एक विलेज है, एक विलेज का नाम है सरगवाला। सरगवाला विलेज है, वहाँ पे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसी में लोथल हमारा आज का सिचुएटेड है। ये मेन सी पोर्ट था। जो सूरकोटरा को हम कंसीडर कर रहे हैं, इट माइट बी द नेक्स्ट सी पोर्ट, बट लोथल वाज अवर एग्जैक्टली, इट वाज द मेन सी पोर्ट, एंशिएंट पोर्ट, सबसे पुराना। यहाँ पे डॉकयार्ड था। अब डॉकयार्ड मैं समझाता हूँ क्या होता है। इट्स अ प्लेस, एक रेक्टेंगुलर प्लेस हम बना दिए, इसमें पानी हमने भर दिया। ओके, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे शिप्स आके लग जाती थी। अब इसमें ड्राई डॉक की फैसिलिटी थी। ड्राई डॉक फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे शिप्स आके लग गई क्योंकि पानी है। अब यहाँ से हम पानी ड्रेन आउट कर दिए और इसको किसी और चीज़ पे हमने सिचुएट कर दिया, इट में पॉइंट, चारों तरफ से स्टेबल करके। अब क्या होता था कि अगर इसके नीचे होल हो गया है या कुछ और भी मेंटेनेंस आपको करना है, तो इस ड्राई डॉक फैसिलिटी से आप कर सकते हैं मेंटेनेंस। तो आप इनका एडवांसमेंट देखिए, दैट बिफोर 4500 ईयर्स, मतलब लगभग 4500 के साल के आसपास पहले उनके पास डॉकयार्ड की फैसिलिटी थी। वहां से हमें एक बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, वहां हमें बड़ा सा पत्थर मिला है, एक बड़ा सा पत्थर मिला है। पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट कि इट वाज यूजिंग एज एन एंकरेज। एंकर किसे बोलते हैं कि कोई सा भी मटेरियल लो आप भारी सा, उस मटेरियल से किसी चेन को बांध दो, या फिर जो भी आपका उस मटेरियल है, जैसे वहाँ पे रोप्स हुआ करते होंगे, जो भी चीज़ वहाँ पे हुआ करते होंगे उस टाइम, नेचुरली या आर्टिफिशियल, उसमें बांध दो और सिप से टाई कर दो। सिप, इसके बाद इसको जमीन पे डाल दो, जो समुद्र का गहराई है। यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा कि स्टेबिलिटी वहां से मिल जाएगी, सिप को, सिप पे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, सिप वहां से हिलेगा नहीं। तो ये चीजें हमें मिला है, गेटिंग माय पॉइंट। डॉकयार्ड मिला है। यहाँ पे हमें जो मिले हैं ना, मेटल वर्क एंड बीड मेकिंग। बीड मेकिंग क्या है? बीड एक्चुअली ये हमारे पत्थर होते हैं छोटे छोटे अलग अलग टाइप्स के। तो बीड मेकिंग एक हमारा चानूदारों से मिला है, दूसरा लोथल से मिला है, तो ये याद रखिएगा। बीड मेकिंग जो फैसिलिटी थी वो लोथल में भी था और चानूदारों में था। जो फायर अल्टर्स मिले हैं ये हमें यहाँ से भी मिले हैं, लोथल से ही मिले हैं। कालीबंगा में मिले थे एक फायर अल्टर्स, दूसरा हमें लोथल में मिला है। हमें हॉर्स मिले हैं किस चीज के? टेराकोटा के हॉर्स मिले हैं, गेटिंग माय पॉइंट। शिप मेड ऑफ टेराकोटा, हमें शिप मिला है, गेटिंग माय पॉइंट। इट्स अ टॉय शिप, ये शिप हमें मिला है, ये शिप मिला है हमें टेराकोटा का। यहाँ पे हमें भूसा मिला है, किसका? राइस का। ये रंगपुर में भी मिला है, एक तो रंगपुर हमारा अहमदाबाद में है, तो रंगपुर में भी मिला है, और दूसरा हमें लोथल में मिला है, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पेंटेड जार मिले हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्तन पे पक्षी और जानवरों के चित्र बनाए गए। आपको ये फैक्चुअल नेचर में याद रखना है, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये हड़प्पन ऑर्नामेंट्स है। ऑर्नामेंट्स, वहां पे ऑर्नामेंट्स मेन और वुमेन दोनों वियर किया करते थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी 2018 में आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं, कालीबंगन, वाज इट एन इंपॉर्टेंट साइट? हड़प्पा, क्या ये इंपॉर्टेंट साइट था? मोहनजोदारो, क्या ये इंपॉर्टेंट साइट था? आजमगढ़, क्या ये इंपॉर्टेंट साइट था? आपको पता है कालीबंगन था, हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, आजमगढ़ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सूरकोटरा किस राज्य में स्थित है? सूरकोटरा मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। सूरकोटरा भूली मत, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूरकोटरा है हमारा गुजरात में, गेटिंग अ पॉइंट। सूरकोटरा इज इन गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, भूलना नहीं है सब चीजें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित स्थल नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्रा, लोथल। मैं आपको बता चुका हूं, कालीबंगन भी है, रोपड़ भी है,
पाटलिपुत्रा नहीं है, पाटलिपुत्रा इज नॉट रिलेटेड साइड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल है, ये एमपीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त हुआ है? इट इज फ्रॉम द कालीबंगन। हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगन, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में सभी? इट इज फ्रॉम द बनावली। हल का टेराकोटा मतलब एक टेराकोटा मिला है हमें, एक टेराकोटा मिला, टेराकोटा से बना हुआ हल मिला है हमें। कहां से? टेराकोटा प्लॉ कहां से मिला हमें? बनावली से। ठीक है, तो ये फैक्चुअल नेचर आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह, बंदरगाह मतलब इट्स अ पोर्ट। ओके, पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन था हमारा? सिकंदरिया, लोथल, ये हमारा महास्थानगढ़, नागापट्टनम। इंपॉर्टेंट पोर्ट, जहां भी इंपॉर्टेंट पोर्ट का नाम यहाँ आए, इट इज द लोथल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। अब लोथल है कहाँ पे? मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ। लोथल कहाँ है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। ये 2 बार इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखिए यूपीपीएससी से पूछा गया है 2009 में, नेक्स्ट ईयर ही उत्तराखंड में पूछ दिया गया क्वेश्चन। इसलिए आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं जो मैं आपको सारे यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वन ऑन और द अदर फॉर्म ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए लोथल कहाँ पे स्थित है? लोथल इज इन गुजरात। देखिए लोथल इज इन गुजरात। इसलिए मेरा कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा क्लास अटेंड करके जाओ, उसके बाद बोलो गौरव सर ने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। नहीं, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको बस यह है कंसिस्टेंसी से याद करना है उन चीजों को और रिवीजन करना है। श्रुति और स्मृति, समझ रहे हो ना? आप जितना सुन रहे हो उतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, वृहद मतलब होता है बिगर। ओके, बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल। याद रखिए, भारत में पाया गया सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, इसलिए आपको भूलना नहीं है, इट इज इन राखीगढ़ी। लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत में स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है कौन? राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा है? कालीबंगन, रोपर, बनावली, लोथल। याद रखिए, आरबीआई रांची में पूछा, आरआरबी रांची में पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज द लोथल ओनली। लोथल पूछा, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदारो। समाधान R37, ये गोदी मतलब पोर्ट है। नर्तकी की मूर्ति, जुता हुआ खेत। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है इसमें हड़प्पा के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगन, मोहनजोदारो। समाधान R37 मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। गोदी, नर्तकी की मूर्ति, जुता हुआ खेत। अब देखिए, गोदी मतलब पोर्ट, इसमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था? तो पोर्ट कौन सा था हमारा? लोथल। तो बी का कौन सा है? 2। बी का 2 एक ये है, एक ये है। नेक्स्ट देखिए, नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इट वाज फाउंड इन मोहनजोदारो। एक देखा था त्रिभंग पोजीशन, ये इसका हाथ था, ये फिर इसका पैर था, एक न्यूड वुमेन डांसिंग का इमेज था, याद है? तो ये था। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हमें? इट इज फ्रॉम द मोहनजोदारो। तो 3 का हो जाएगा डी, 3 का हमारा डी। ओके, तो 3 का डी ये वाला पोर्शन है। ओके, अब देखते हैं हमारा जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत हमारा कहाँ से मिला है? इट इज फ्रॉम द कालीबंगन। तो सी का 4, सी का हमारा 4 है। गेटिंग द पॉइंट? तो ऑब्वियसली हड़प्पा का समाधान यहाँ। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को चेक करना है कि क्या मैंने पढ़ा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? 3 नगर, द ओनली सिटी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओनली सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स वाज मोहनजोदारो, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा। याद रखिए, इट वाज द धौलावीरा दैट वाज द ओनली सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ है? भूलना नहीं है, धौलावीरा कहाँ पे है? इट इज इन गुजरात।
ओके, धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा हमारा गुजरात में है। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप रिवीजन कीजिएगा इस लेक्चर को, यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। ओके, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ये देखिए यूपीपीसीएस में, और ये आरआरबी एनटीपीसी 20। देखिए 10 से 11 साल बाद भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। ओके, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। इट इज इन गुजरात। ओके, अभी तो और भी क्वेश्चंस है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली कहां से क्या मिला है? जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, इट इज पोर्ट। पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। अब हमने ये वाला नहीं पढ़ा है, जो हमारा 4th नंबर, ये हमने नहीं पढ़ा है। बाकी हमने देख लिया कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई प्रकृति कहाँ से मिली है। चलिए, जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। जुता हुआ खेत हमें बी का 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि गोदीबाड़ा पोर्ट कहाँ से मिला है? पोर्ट हमें मिला है लोथल से, तो ए का हमारा हो गया है 2। ओके, नेक्स्ट है पकी हुई मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति। अब टेराकोटा का हल कहां से मिला हमें? इट इज फ्रॉम द बनावली। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज फ्रॉम द बनावली। तो डी का जो है हमारा, डी का 3 है। तो बी का 1, ए का 2, बी का 1, ए का 2 कौन सा वाला है? ये वाला है, ये दोनों मैच कर रहा है। उसके बाद क्या है? डी का 3 है, डी का हमारा 3 है। बनावली में ही मिला है हमें पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, तो डी का 3 है हमारा। तो डी का 3 कौन सा हमारा? ये वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब उत्तर प्रदेश में कौन है? कालीबंगन उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। लोथल उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। तो जहां पे 1 है, जहां पे 2 है, इसको हम पहले काट देंगे। 1 इसमें है, इसको हम खत्म कर देंगे। 1 इसमें है, इसको हम खत्म कर देंगे। 2 इसमें है, 2 इसको हम खत्म कर देंगे। बचता है कौन सा आंसर? 3 और 4। मतलब आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये कहां से है? गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। मांडा वाज इन जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर वाला सतह, याद रखिए। दाइमाबाद सबसे नीचे वाला था, महाराष्ट्र। कालीबंगन याद रखिए हमारा कहाँ है? कालीबंगन इज इन राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ओके, तो इससे मैच द फॉलोइंग से ए का हमारा हो जाएगा 3, ए का 3 कौन सा है? ये वाला। बी का दाइमाबाद बी का 4, कालीबंगन सी का 1, राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में। तो ऐसे आपको एक एक टॉपिक को अगर याद कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, समझ रहे हो आप। निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन है? याद रखिए, आलमगीरपुर कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, कालीबंगन कहाँ पे है, रोपड़ कहाँ पे है। रोपड़ कहाँ पे था? पंजाब में। कालीबंगन कहाँ पे था हमारा? कालीबंगन हमारा राजस्थान में था, तो कालीबंगन हमारा यहाँ है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। आलमगीरपुर यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है हमारा। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है हमारा। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है हमारा। कालीबंगन कहाँ था? इट इज इन राजस्थान। समझ में आ रहा है? कालीबंगन कहाँ था हमारा? राजस्थान। तो ये वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके राजनीति और शासन प्रबंधन कैसा था? मतलब पॉलिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था? अब देखो मैं बताता हूँ। इसका कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है अभी तक, मतलब कोई साक्ष्य निश्चित प्रमाण नहीं हुआ है। लेकिन डीडी कौसम्बी, जो हिस्टोरियंस है हमारे, डीडी कौसम्बी और आर.एस. शर्मा, डीडी कौसम्बी के अनुसार प्रिस्टली रूलिंग क्लास था। जो मैंने आपको बताया था ना, एक थैनोस टाइप का इमेज था जिसके ऐसे ऐसे बियर्ड थे, ठीक है। तो वो प्रिस्टली रूलिंग क्लास था, मतलब वही राजा था और वही शासक था, मतलब वही पुजारी भी था। नेक्स्ट है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा के हिसाब से मर्चेंट रूलिंग क्लास था। मर्चेंट रूलिंग क्लास था मतलब क्या था कि व्यापारी का एक संघ था। मतलब से फॉर एग्जांपल 7-8 व्यापारी थे और उनका एक संघ बना लिया था उन्होंने। वो साथ में रह के पूरा व्यापार किया करते थे और कंट्रोल किया करते थे एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखते हैं कि जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज क्या क्या कहते हैं।
थ्योरीज के अनुसार एक थ्योरी ये कहती है कि दे वर वर्किंग लाइक रीजनल स्टेट्स, दूसरा थ्योरी ये कहता है कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, तीसरा थ्योरी ये कहता है कि रूलिंग क्लास थे। अब देखते हैं क्या है। रीजनल स्टेट्स थे, मतलब लाइक 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। जैसे एक महाजनपद था, उसका एक राजधानी हुआ करता था, एक कैपिटल, तो वैसे फंक्शनिंग करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंध का राजधानी मोहनजोदारो, पंजाब का हड़प्पा, चोलिस्तान का गनेरीवाला, राजस्थान का कालीबंगन, हरियाणा का राखीगढ़ी, गुजरात का धौलावीरा, ऐसे वो फंक्शन किया करते थे। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा थ्योरी ये कहता है कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। मतलब हो सकता है कि इसमें से कोई ओवर पावर कर दिया हो, या फिर हड़प्पा या मोहनजोदारो, और ओवर पावर होने के बाद वो वहां पे कंट्रोल करते थे। पर ओवर पावर कर दिए हैं, अब वो किए कैसे हैं? तो हो सकता है कि पहले ट्रेड एंड कॉमर्स में वो वर्चस्व अपना कायम करते होंगे, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स से बढ़ते बढ़ते उन्होंने युद्ध छेड़ दिया होगा, युद्ध में वो जीत गए होंगे। पर एक्चुअल सीन क्या है कि सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं है, क्योंकि कि अगर आपको किसी को भी ओवर पावर करना है तो आपको आर्मी चाहिए, और आर्मी के बाद आप युद्ध लड़ोगे। तो युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हमें, ब्रोंज टूल्स मिले हैं, आयरन टूल्स हमें नहीं मिले। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट है रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास इट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग, ये ओलिगार्की था। ओलिगार्की समझ में आता है? कुलीन तंत्र। जैसे वज्जी और मल्लाह रहा करते थे। से फॉर एग्जांपल 5-7 ऐसे राजा हो गए, और टर्न बाय टर्न, मतलब समझ में आ गया कि 1 से 2 साल तक मैं शासन करूंगा वज्जी, फिर 2 से 3 साल तक मल्लाह शासन करेंगे, ऐसे रोटेशन चलते रहेगा 4-5 का। तो ऐसे था। अब क्या है कि ये तीनों थ्योरी समझ में आता है। थ्योरी इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल, लॉ इज जनरली नॉट क्वेश्चनेबल। जैसे डार्विन का थ्योरी था, डार्विन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, मतलब डार्विन ने थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज का, ना कि लॉ दिया था जैसे न्यूटन ने लॉ दिया था। तो लॉज आर जनरली नॉट क्वेश्चनेबल, थ्योरीज होते हैं, तो इसलिए ये थ्योरीज है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कैसे? हो सकता है क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो प्लस साथ में रीजनल ऑटोनॉमी है। जैसे कि हो सकता है कि मोहनजोदारो में क्योंकि हमें मिला है असेंबली हॉल, ये असेंबली हॉल मिला है जो कहीं और नहीं मिला है। तो असेंबली हॉल हमेशा किस लिए होता है? क्योंकि वहां पे लोग आते हैं और ढेर सारे राजा वहां पे आते होंगे, या कोई सा भी जो भी वहां प्रेस्टली रूलिंग क्लास रहते होंगे, वो वहां पे आते होंगे, मीटिंग करते होंगे, फिर पता चलता होगा कि ठीक है आगे का हमें एम्पायर कैसे चलाना है, या जो भी वहां का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। रीजनल ऑटोनॉमी जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर को सिर्फ एक तो कंट्रोल नहीं कर सकता है बिना आर्मी का। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बता रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर क्यों था। सेंट्रलाइज्ड एम्पायर अगर नहीं होगा तो जो वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं ना, याद रखिए, वेट्स एंड मेजर्स, इसका मतलब क्या है कि से फॉर एग्जांपल आप अगर आज राजस्थान में हो और अगर आप महाराष्ट्र में चले गए, तो राजस्थान में जो 1 केजी आलू का वेट है ना स्टैंडर्ड, वही आप महाराष्ट्र में जाओगे या राजस्थान या किसी और स्टेट में जाओगे, सेम 1 के लिए केजी आलू आपको सेम स्टैंडर्ड मिलेगा। नहीं तो धौलावीरा बोलेगा कि नहीं मेरे हिसाब से 1 केजी इज इक्वल टू दिस पेन, कोई बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से 1 केजी इज इक्वल टू दिस पेन, वॉट एवर। तो वैसा हुआ करता था। तो इसलिए सेंट्रलाइज्ड एम्पायर तो था, कोई था जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर अगर नहीं रहेगा तो सिटी का लेआउट, आप समझ रहे हो 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या था, उसमें सिटी लेआउट सेम कैसे कर देंगे, प्लानिंग सेम कैसे कर दोगे आप? एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी था, उसके बाद सभी को रीजनल ऑटोनॉमी दे रखा था। तो ये वाली राजनीतिक व्यवस्था थी वहां की, और शासन प्रबंधन ऐसे हुआ करता था। अब देखते हैं, अर्बनाइजेशन तो था, इट इज कॉल्ड एज अर्बन एरिया। ओके, अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, पर अर्बन सिविलाइजेशन कैसे हो गया? अब 3-4 स्टेप में समझ लेते हैं, इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक। स्टार्टिंग में वो रहा करते थे कैसे? नियोलिथिक एज में। ओके, नियोलिथिक एज में थे तो वो नोमैडिक हंटिंग की तरह रहा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिकार किया करते थे, फिर रहते थे कुछ दिन, फिर चले जाते थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा टेम्पररी सेटलमेंट किया। टेम्पररी सेटलमेंट कैसे किया? तो वे रहने लगे कैसे, किसकी तरह? पेस्टोरल लोग की तरह। पेस्टोरल देख रहे हो, ये चारागाई, पशुधन आधारित, पशुधन आधारित। तो इनका जो इकोनॉमी था पशुधन आधारित था, मतलब दे वे आर यूज टू लिव लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनिमल्स, जिससे वो चराया करते थे, जिससे वो दूध निकाला करते थे, चाहे वॉट एवर, उसको खाया करते थे, उसको बेचा करते थे। समझ में आ रहा है? तो ये हमें कनेवाल गुजरात में एक एरिया है जहाँ पे हमें पेस्टोरल का एविडेंसेस मिले हैं। पेस्टोरल एक्चुअली कहते हैं किसे, समझिए। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मैंने आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें जो मुन्नी खो जाती है ना, वो पेस्टोरल इकोनॉमी था वहाँ पे। वो जो खो जाती है, वो जो भेड़ चराते रहते हैं, आज भी आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारे हिली एरियाज में। तो वो पेस्टोरल लोग थे, वो एक एरिया में रहते हैं जब तक ग्रीन पोस्चर रहता है, उसके बाद फिर वहां से चले जाते हैं दूसरी जगह। तो पेस्टोरल लोग उसे बोलते हैं। तो टेम्पररी सेटलमेंट उनका ऐसे हुआ। फिर उनमें से कुछ लोग जो तो निकल गए वो एग्रीकल्चर में, फिर उन्होंने सेटलिंग स्टार्ट कर दिया। उसी एग्रीकल्चर से जब वो सरप्लस होते गया, फिर आगे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, तो अर्बनाइजेशन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अर्बनाइजेशन हो गया, और उसके बाद उन्हें मिला
धातु एवं मिश्र धातु, मतलब गेटिंग अ पॉइंट। दे फाउंड सम मेटल्स एंड एलॉयज, जैसे ही मेटल और एलॉय मिलेंगे इट विल लीड टू एन इन्हेंसमेंट इन इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, सब कुछ आपका एक साथ बढ़ जाएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ जाएगा, सोशल चेंजेस हो जाएंगे, अर्बनाइजेशन में सोशल चेंजेस होंगे। अब सोशल चेंजेस कैसे होते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक शहर में रह रहे हो, जैसे कि आप मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई में आप अगर देख रहे हो कि इट्स अ सिटी, और अगर किसी भी स्टेट के आप किसी गांव वाले एरिया में चले जाओ, तो सोशल चेंजेस कैसे बोलते हैं हम, कि यहाँ पे पीपल वेयर अवेयर ऑफ द सिंगिंग एंड डांसिंग, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आ रहे थे, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट आ रहे थे, इसी को हम सोशल चेंज बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये शहरीकरण ऐसे हुआ है। शहरीकरण में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है पेस्टोरल पीपल ने। एग्रीकल्चर को पहुंचाने के लिए, जो यहाँ पे गुड्स है पहुंचाने के लिए अर्बन एरिया में, पेस्टोरल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, बाकी जो चीज़ें वहाँ पे बनती थी, इसको पहुंचाने के लिए हमारा रोल प्ले किया है पेस्टोरल ने। तो पेस्टोरल पीपल हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्बनाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर फ्लडिश कैसे हो गया? डोमेस्टिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया था मीसोलिथिक एज में। ओके, आपको याद होगा कि एक एज था पैलियोलिथिक, दूसरा था मीसोलिथिक, तीसरा एज था न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक एज में लोग ना ही डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का, ना ही फूड का। मीसोलिथिक एज में हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था। न्यूलिथिक एज में हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ पढ़ा था, फूड स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑलरेडी स्टार्टेड था। एग्रीकल्चर से वो अवेयर थे जब वो न्यूलिथिक एज में थे। वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी उनकी, मैं आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी। दे नो हाउ टू मैनेज वाटर इन अ वेरी वेल वे। उनको पता था कि वाटर को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ फ्रेश वाटर एंड री यूज ऑफ वेस्ट वाटर। समझ में आ रहा है आपको? आपको पता है, मैंने पढ़ा दिया है। रिजर्वायर्स बनाते थे, वेल्स बनाते थे, इरिगेशन फैसिलिटी उनकी बहुत अच्छी थी, तो वाटर मैनेजमेंट को बहुत अच्छा था। तो अगर आपके पास एनिमल है, आप अगर खेती उससे कर रहे हो, और आपके पास वाटर मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपका ऑब्वियसली एग्रीकल्चर फ्लरिश होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे उन्होंने किया एग्रीकल्चर के लिए एनिमल चाहिए। अब एनिमल कैसे रहा करते थे? जो एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेशन किया करते थे, जिसको रखा करते थे, वो कौन से थे? गोट था, बकरी, शिप, भेड़, इंडियन हम्प्ड कैटल। हम्प्ड कैटल क्या होता है कि एक्चुअली हमने जो बैल देखा है आज, उसके कुबड़ होते हैं, ठीक है। जनरली आपको गाय में कुबड़ नहीं मिलेगा, ठीक है, पर जो बैल है उसमें कुबड़ मिल जाएगा। पर उससे भी ज्यादा कुबड़ रहा करते थे उस टाइम इंडियन हम्प्ड कैटल, कुबड़ वाले बैल। बोर एक तरह का जंगली सुअर होता है, बुफेलो भैंस, कैमल ऊंट। ऊंट का हमें एविडेंस मिला है कालीबंगन से, याद रखिएगा। तो डोमेस्टिकेशन हम इनका किया करते थे। अब डोमेस्टिकेशन किसका नहीं कर सकते हैं? राइनो का, गेंडा का नहीं कर सकते हो आप, हिरन का नहीं कर सकते हो, वो भाग जाएगा। टोरोटॉइज, इसका भी हम हंटिंग किया करते थे। गेटिंग अ पॉइंट? ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये इसका डोमेस्टिकेशन करते थे और हंटिंग करते थे इसका। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, शिकारपुर एक एरिया है गुजरात में। इससे हमें पोल्ट्री का एग्जाम्पल मिला है। जैसे आपको पता होगा एक मुर्गी पोल्ट्री होता है, मतलब जहाँ पे मुर्गी फार्म जिसे बोलते हैं, मुर्गी फार्म होता है। जैसे कि क्या करते हैं उसका, कि हम वहाँ पे मुर्गी को पालते हैं, और मुर्गी को पालने के बाद उसको हम बेच देते हैं, उसको खाते हैं, उसको आगे फर्दर डेवलपमेंट कराते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि कैटल एंड बुफेलोज के एविडेंसेस मिले हैं। पीपल और जो साइंटिस्ट जब रिसर्च किया, तो उन्हें ऐसा पता चला कि उनको मैच्योरिटी तक रखते थे, जब तक मतलब वो दूध वो दे सकती है अपना, या फिर और भी जो यूजेस जैसे कि खेती करना, उसके बाद उसे किल कर देते थे, मतलब मार देते थे और मीट बना के खा देते थे। ठीक है, तो ये हमें एविडेंस कहाँ से मिली है? शिकारपुर से, जो कि गुजरात में है। अब फसल जैसे कि हमारा एनिमल्स का हमने देख लिया है कि एनिमल्स वो ऐसे रखते थे, कि कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, कौन से एनिमल को वो हंट करते थे। वैसे ही कौन से क्रॉप्स वो खाते थे और कौन से उनका मेन क्रॉप्स थे। मेन क्रॉप्स थे वीट एंड बार्ली। बाकी के 6 क्रॉप्स आपको याद होना चाहिए, जो आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में। तो राइस के एविडेंस जो हमें मिले हैं लोथल और रंगपुर से मिले हैं। वीट एंड बार्ली हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे इंडिया में, पढ़ा चुका हूँ मैं। माइल्स मतलब बाजरा होता है, माइल्स थे, मस्टर्ड थे, सीसम थे, ब्लैक ग्राम जो काली चने होते हैं जो हम खाते हैं, हॉर्स ग्राम जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मेन क्रॉप्स के रूप में मिले। अब देखिए वो हम मिक्स क्रॉपिंग करते थे, वेरी एडवांटेजेस। आज के दिन में हमें यहाँ से भी सीखने की जरूरत है, जो भी एग्रीकल्चर करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग कैसे होता है देखिए, समझिए। ये हमारा एक फील्ड है। अब हमने 2 रो बना दिया। एक रो में हमने, से फॉर एग्जांपल हमने वीट लगा दिया, ओके, वीट, ये हमने पूरा वीट लगा दिया। दूसरे रो हमने बनाया ऐसे ग्रिड पैटर्न में, यहाँ पे हमने बार्ली लगा दिया, ओके। तो इसके फायदे होते थे। फायदे क्या होते थे? ये इंश्योरेंस कवर करता था। कैसे इंश्योरेंस? से फॉर एग्जांपल अगर इन केस किसी भी कारणवश हमारा अगर वीट का फसल पूरा खराब हो गया, कोई कीड़ा लग गया या फिर कोई सा भी किसी भी वजह से, तो वीट खराब हो गया, तो हमारा उस समय बार्ली काम आएगा। समझ में आ रहा है? इंश्योरेंस की तरह वो काम करता था।
या फिर अगर आप मस्टर्ड लगा दियो एक रो में, ब्लैक ग्राम लगा दियो, अगर ब्लैक ग्राम खराब हो गया तो आपका मस्टर्ड आएगा उस टाइम। समझ में आ रहा है आपको? दूसरे इसके फायदे ये थे कि फर्टिलिटी बनी रहती थी। फर्टिलिटी मतलब आपको पढ़ा होगा कि रबी फसल खरीफ फसल एक के बाद एक करते हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, तो वैसे इसकी फर्टिलिटी बनी रहती थी। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद इसके बहुत सारे फायदे थे। वहां पे लोग इसलिए इसको और करते थे क्योंकि यहाँ पे इनको पता था कि अगर हम ये करते हैं तो हमारा सॉइल का डिग्रेडेशन काफी कम होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो दे वेयर अवेयर ऑफ ऑल दिस टोपोग्राफिक थिंग्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वो इतने एडवांस्ड थे। एविडेंस ऑफ बुल्लक काठ हमें मिला है। बुल्लक काठ मिले हैं कहाँ से? जो हमने आपको पहले बता चुका है कि बुल्लक काठ हमें मस्ट ये मिले हैं, टेराकोटा वाले मिले हैं, और हमें बुल्लक काठ मिले हैं ब्रोंज वाले भी। समझ में आ रहा है आपको? बुल्लक कार्ड्स की एग्जांपल मैं देखो आपको दिखाता हूँ। बुल्लक कार्ड्स जो मिले यहाँ से चमोदारों से, एक ये भी मिला है टेराकोटा वाला भी, एक हमें ब्रॉन्ज वाला मिला है। ठीक है, तो बुल्लक कार्ड्स हमें दो मिल चुके हैं। तो बुल्लक कार्ड का हमें टॉय मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि बुल्लक कार्ड्स उस समय यूज हुआ करते थे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्लॉइंग का हमें जो आपको बता रहा था ना, कालीबंगन में एक जुता हुआ खेत मिला है। तो ये ऐसे खेत है, आप अगर मन की आंखों से देखो तो ये ऐसे है। समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ ये जुता हुआ खेत का है। ये जो हमें कॉटन मिला है, ये एक टॉय है, टॉय के ऊपर रैप कर दिया गया कॉटन, तो कॉटन के एविडेंस हमें मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं उनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चला करता था। व्यापार तो किया करते थे वो, पर कैसा था? ये दो तरीके के व्यापार किया करते थे, एक इंटरनल ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक इंटरनल ट्रेड में भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, एक्सटर्नल ट्रेड में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था। अब जो रूट्स जो अपनाए जाते हैं ट्रेड के लिए, एक तो वो समझिए, एक हमारा ये लैंड है जो किसी भी हमारे बोलन पास है, खैबर पास है, किसी भी पास से हम गुजर गए और वहाँ से हमने ट्रेड कर दिया फॉरेन में। दूसरा है मैरीटाइम, समुद्र से, जैसे जो हमने बताया आपको कि लोथल इंपॉर्टेंट पोर्ट था, सूरकोटरा इंपॉर्टेंट पोर्ट था। तो वहां से लोग जाते थे पोर्ट में नाव के थ्रू। समझ में आ रहा है? बोट्स वी आर यूज। तो आपको जो पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि नाव के द्वारा दे जस्ट केम बाय द शिप, तो इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए हिस्ट्री में करेक्शन नहीं बचा। मोटा बहन ने बताया हमारा कि हिस्ट्री में करेक्शन होना जरूरी है। हिस्ट्री में करेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की खोज उन्होंने नहीं की थी। समझ में आ रहा है? द वे ऑफ फाइंडिंग्स इंडिया बाय द शिप, वो उसने किया था। अब मैरीटाइम का हमने सबसे पहले कर रखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो डैट वे आर नॉट दोज पीपल, यूरोपियंस नहीं थे, वे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। उन्हें पता था कि विंड रेट कैसा है, ट्रेड कैसे करना है। उन्हें विंड डायरेक्शन से वो करते थे ट्रेड। समझ में आ रहा है आपको? दे यूज टू सेल द शिप बाय द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, और तारा जो भी देख के वो करते थे, बट वो काफी अच्छे सेलर्स थे। एक्सटर्नल ट्रेड, जो विदेश से व्यापार करते थे, हम इंपोर्ट्स क्या करते थे? गोल्ड, कॉपर, टिन, लैपिस लाजुली, टर्कोइज, जडेट। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, हमारे जो पत्थर है, इंपॉर्टेंट स्टोन से आपको याद रखना है। अफगानिस्तान से, ईरान को हम पर्सिया बोलते हैं, ओके, अर्लियर पर्सिया से बोलते थे, सेंट्रल एशिया से, मेसोपोटामिया वाला रीजन से, और अफगानिस्तान, ओके। तो ये है कि गोल्ड, कॉपर, टिन, गोल्ड आता था हमारा अफगानिस्तान, ईरान से, जिसको पर्सिया बोलते हैं। कॉपर बलूचिस्तान, अरब से आता था, और टिन आता था हमारा अफगानिस्तान से। अब बाकी के ये जो लैपिस लाजुली है, अफगानिस्तान से, टर्कोइज ईरान से, जडियाइट सेंट्रल एशिया से। इसको आंख बंद करके इसको याद कर जाना है, देयर इज नो एनी अल्टरनेट ऑप्शन, ओके। एक्सपोर्ट हम करते क्या थे? व्हीट एंड बार्ली एक्सपोर्ट करते थे। तो आप समझ रहे हो कि अगर हम व्हीट एंड बार्ली दे के वहां से लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड ये ले रहे हैं, तो वी वेयर इन द पॉजिटिव ट्रेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन द पॉजिटिव ट्रेड, मतलब हम वहां से पॉजिटिव में रहा करते थे। हम वहां से अच्छी चीजें लिया करते थे कृषि के बदले। पीस दिया करते थे, मटर दिया करते थे, ऑयल सीड्स, कॉटन गुड्स दिया करते थे, पत्थर के छोटे टुकड़े दिया करते थे, सेल्स दिया करते थे, शंख जो मैं आपको ऊपर पढ़ा था, टेराकोटा जो मट्टी वाला था, और स्टोन इमेजेस दिया करते थे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब हम वहां से मेटल्स मंगवा रहे हैं, वहां से कीमती पत्थर मंगवा रहे हैं, और दे क्या रहे हैं हम उसके बदले? व्हीट, बार्ली, पीस, टेराकोटा, स्टोन इमेज। तो आप समझ रहे हो कि कितना पॉजिटिव में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये तो हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या था कि हम इंटरनल ट्रेड कहाँ से क्या किया करते थे? एमिस्ट, अजेट, टिन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे मटेरियल्स जो है ये हम लाया करते थे यहाँ से। देखिए, अमिस्ट जो था वो हम महाराष्ट्र से लाए, अजेट जो था वो हमारा सौराष्ट्र से था, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, गुजरात वाला रीजन। टिन वेस्टर्न यूपी एंड बिहार से। गोल्ड, गोल्ड जो था स्वर्णगिरी, जैसे आप आज के डेट में केजीएफ के रूप में जो फेमस हो गया है, वो एक्चुअली स्वर्णगिरी है कर्नाटक में। नेक्स्ट सिल्वर, साउथ इंडिया से आया करता था। अब अमेस्ट और अजेट जो था, अमेस्ट को हम बिल्लौरी बोलते हैं, बिल्लौर बोलते हैं, और अजेट को सुलेमानी पत्थर बोलते हैं। ये जेवर और अन्य चीजें बनाते थे इससे हम, मतलब एक तरीके का ये डेकोरेटिंग मटेरियल था।
अब सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के केंद्र कौन कौन से थे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि लोथल एंड चानूदारो बीट फैक्ट्री था। ये समझ में आ रहा है आपको, लोथल और चानूदारो दोनों बीट फैक्ट्री था। अब ये बीट फैक्ट्री जो हम मटेरियल वहां से बनाते थे वो एक्सपोर्ट कहाँ करते थे, एक्सपोर्ट टू मेसोपोटामिया। बालाकोट और चानूदारो ये भी सेल वर्क करते थे, समझ में आ रहा है, ये शंख बनाते थे। कालीबंगन बेंगल बनाता था, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया ब्लैक बेंगल से। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, पहला धातु यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहला धातु जो यूज किया था उसका नाम था कॉपर। दो क्वेश्चंस देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिए चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इट वाज फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब अर्लियर हमें कहां से चांदी के एविडेंसेस मिले हैं, सिल्वर कहां से मिले हैं, इट इज फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण गोल्ड, चांदी, लोहा, मतलब कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन, किसकी खोज अभी तक मतलब किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। देखिए कॉपर, कॉपर है, ये देखिए कॉपर है हमारा, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है किसके बारे में, आयरन के बारे में। इंडस वैली पीपल वेयर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन, ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में, याद रखिए इट वाज द आयरन, इंडस वैली पीपल जो थे वो आयरन से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं इसके आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे थे। आर्ट एंड क्राफ्ट को देखते हैं। पॉटरी बोलते हैं उसको मृत भांड। आपको समझ में आ गया था कि पॉटरी क्यों यूज कर रहे थे, पहले वो नोमैडिक हंटर थे, फिर वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए, फिर उनको सेटलमेंट हुआ, एग्रीकल्चर मोर फ्लरिश, एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ तो उनको स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉटरी बनाया तो पॉटरी को जब जो पॉटरी से जो सरप्लस हो जाएगा उसे वो ट्रेड कर देंगे, तो पॉटरी की जरूरत सबको पड़ेगी, अब सभी लोग तो पॉटरी नहीं बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो पॉटरी को वो बेच दिया करते थे। तो जो पॉटरी को बेचते थे तो उसमें पॉटरी का एडवांसमेंट हुआ। अब पॉटरी का एडवांसमेंट कैसे हुआ, तो देखिए वो व्हील बेस्ड हुआ करते थे। व्हील बेस्ड मतलब क्या है, से फॉर एग्जाम्पल ये पॉटरी बनाया हुआ है, इसको हमने चाक पे बनाया है, चाक एक व्हील होता है। अब ये कैसे बता रहा हूं मैं चाक पे बनाया, क्योंकि इसका फिनिशिंग देखो आप। अब हमें कैसे पता चला कि एक हमने दो बर्तन लिया, दो पॉटरी लिया, एक में फिंगर्स रह गए या फिर जितना अच्छा फिनिशिंग हमने इसका देखा वो उतना अच्छा फिनिशिंग इसका नहीं था। अगर आप कोई भी चीज मटेरियल मशीन पे बनाते हो उसकी फिनिशिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। रेड एंड ब्लैक पेंटेड ऑल्सो प्लेन, हमें प्लेन भी पॉटरी मिला, जैसे देखो ऐसे प्लेन पॉटरी मिला है और रेड एंड ब्लैक पेंटेड मिला है, ठीक है। नेचुरल मोटिव्स मतलब जैसे जो नेचर की चीजें है ना, जैसे मछली बना दिया, पीपल का पत्ता बना दिया, बगुला बना दिया, कुछ और बना दिया, तो जो चीजें मिलती थी हमें वो ऐसे बर्ड्स बना दिया, फिश बना दिया, कोई किसी एनिमल को बना दिया, उसका उसका पेंटिंग, प्लांट बना दिया, पीपल लीव बना दिया। एक हमें इमेज मिला है जिसमें बर्ड्स होल्डिंग फिश, जैसे हो सकता है कि बगुला हो, बगुला ने एक अपने चोंच पे मछली पकड़ रखा हो, उसका भी इमेज हमें पॉटरी पे मिला है। अब पॉटरी जो बनते थे कैसे बनते थे, गॉबलेट्स टाइप के, कटोरे टाइप के बनते थे। डिशेज जैसे जिसमें व्यंजन परोसा जाए। फ्लास्क कुप्पी तरीके के बनते थे, कुप्पी होता है ऐसे, जिसे आपने पढ़ा होगा कभी कि इट्स समथिंग समथिंग लाइक फ्लास्क, जैसे हम किसी भी लिक्विड को डालते हैं किसी और मटेरियल में। वास फूलदानी बनता था। बॉटल्स मिले हैं हमें। इंसेन बर्नर, याद रखिए अगरबत्ती दानी, जैसे कि अगरबत्ती दानी एग्जांपल, जैसे कि हम ऐसे बना दिया गया है, एक दो छेद कर दिया गया उसमें अगरबत्ती नुमा कुछ भी ऐसा रखते जो कि खुशबू देता हो, अगरबत्ती दानी इसमें मिला है। स्टोरेज जार के रूप में हम करते थे। ये जो मैं आपको बता रखा था ना परफोरेटेड जार, इसका ऐसे वाले का यूज हम करते थे कहाँ पे, मैन होल के इंड में, ताकि ड्रेनेज से कचरे को बाहर निकाला सके, इसी को परफोरेटेड जार बोलते हैं। ये मेनली रेड और ऑकरे पॉटरी, ये जो ऐसे पॉटरी थे, ऑकरे मतलब गेरुआ होता है, फॉर ग्रेन स्टोरेज, ऐसे ऐसे यूज करते थे ग्रेन स्टोरेज में। गॉबलेट्स विथ पॉइंटेड प्रूफ, गॉबलेट मतलब कटोरा होता है, ठीक है, ये जो गॉबलेट है उस पॉइंटेड प्रूफ के साथ। नेक्स्ट है मिनिएचर वेसल, इसको छोटे वाले वेसल बोलते हैं। ये फिश डिजाइन है, ये वाइड माउंट है, मतलब इसका खुला हुआ बहुत ज़्यादा मुंह है। नेक्स्ट है सिंपल ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ये जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, और ब्लैक ऑन रेड ऑकरे, मतलब गेरुआ पे ब्लैक चला दिया गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम फिर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, मतलब सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ये रेड, ये नीला हरा, ब्लू ग्रीन, पांडु का मतलब होता है येलोइश,
और ये नीला ब्लू। तो आपने ब्लू ग्रीन देखा है, नहीं देखा है, येलोइश देखा है, नहीं देखा है, ब्लू देखा है, नहीं देखा है, इट इज द रेड। समझ में आ रहा है? इट वाज जनरली पेंटेड रेड। अगर ये ब्लैक होता तो ब्लैक भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये नीला, हरा और येलोइश तो नहीं था। ये 1995 में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझना चाहते हैं। सील्स जो था वो स्टीएटाइट के बने होते थे। मैं आपको पढ़ाया था कि न्यूलिथिक एज में आइवरी स्टीएटाइट जो था बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल था। जब मैं आपको न्यूलिथिक एज पढ़ा रहा था, आमरी जो साइट था उससे पहले जो मिला था हमें, एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है स्टीएटाइट और नथिंग एल्स। इसके अलावा जो हम मटेरियल्स यूज करते थे, अजेट, चर्ट, ये सर ये हमारे क्या है कि पत्थर है, ये लाइमस्टोन है, कॉपर है, फियांस है, टेराकोटा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे मटेरियल्स, ये सब आपको याद करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज नॉट यूज्ड एज द सील मेकिंग ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको ये सारे मटेरियल्स याद करने हैं। शेप्स कैसे होते थे उसके? कुछ स्क्वायर शेप्स के 2x2 इंच के होते थे, रेक्टेंगुलर शेप के, क्यूबिकल शेप के, राउंड सील होते थे। अब जो सील्स पे भी इमेजेस थे, समझ में आ रहा है? देखो तो ये सारे हमारे सील्स हैं। समझ में आ रहा है? ये सारे सील्स हैं हमारे। तो सील्स में जो इमेजेस होते थे, कैसे होते थे इमेजेस? एक वन हम बुल की मिल गए हैं, जो कुबर वाला बैल बताया था आपको, टाइगर के, बाघ के मिल गए हैं, डियर, एलिफेंट, राइनो, ये सारे इमेजेस मिल गए हैं हमें। ठीक है। अब इमेजेस ऑन जो सील मिले हैं वो कैसे मिले हैं कि किसी भी जानवर का सील बना दिया है, इस पे कुछ इंस्क्रिप्शन है, कुछ लिखा हुआ है। हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला है। क्या मिला है? हार्प। हार्प क्या होता है एक्चुअली कि इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हार्प है, इसको आपने गले में टांग लिया, फिर आप इसको ट्रिंग 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 बजाते हो। ठीक है, इससे हीरन वीरन आता है। ऐसे मैंने ऐसा यूट्यूब पे कभी सर्च करना व्हाट इज हार्प ऑल अबाउट, तो आपको दिखा देगा। ये हार्प हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। तो हार्प का इस्तेमाल हो सकता है कि लोग करते हो गाने में, और डांसिंग का तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी, डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो। गेटिंग द पॉइंट? अब इस सील्स के सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से वो निम्नलिखित में से ऐसी चीज़ें किया करते होंगे। सील्स का क्या करते थे? आइडेंटिटी राइट्स मानने में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सील बना दिया मैंने, सील पे कुछ हमने इंस्क्रिप्ट कर दिया कि आज के बाद, एक थोड़ा बना दिया ऐसे कि आज के बाद आपका ये प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आ गया? दूसरा ट्रेड ऑन कॉमर्स में। ट्रेड ऑन कॉमर्स मतलब क्या है कि मैंने कोई मटेरियल भेजा यहाँ से, यहाँ पे मैंने सील लगा दिया, अगर वो सील उखड़ गया है तो मतलब यहाँ से आइटम निकल गया है, उसको वापस कर दो आप। समझ में आ गया? तो ले जाने वाला फिर फंस जाता था। तो ये व्यापार में होता था। नेक्स्ट है फॉर एजुकेशन, शिक्षा में। शिक्षा में कैसे लोग करते होंगे? हो सकता है टीचर वहाँ पे होते होंगे, टीचर ने कुछ ऐसा इमेज बना दिया है, कुछ रखा हुआ था, उसके बाद कुछ इंस्क्रिप्शन कर दिया। इसका मतलब होता होगा कि चल ठीक है, ये आए तो इसको मार देना है, या फिर इससे भाग जाना है, इससे लड़ना नहीं है, टाइगर आए तो उससे लड़ना नहीं है, और जैसे गाय आए तो उसको लेके चला जाना है, ऐसा कुछ जो भी शिक्षा के रूप में देते होंगे। नेक्स्ट धार्मिक उपयोग। धार्मिक उपयोग मतलब कैसे है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ही, वी हैव फाउंड अ प्रोटोशिवा, मतलब अर्ध शिवा, पशुपति का जो इमेज मिला है हमें। तो वहाँ पे भगवान के इमेजेस बनाए गए, जैसे मदर गॉडेस के मिले हमें। ये जो एक दिखाया गया है, इसका ये दिखाया गया है कि सम टाइप ऑफ सुपर नेचुरल पावर, दो बाघ को उसने एक दोनों हाथ से पकड़ लिया और वहां से ऐसे कड़ा के फेंक दी। ठीक है, तो ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसे ऐसे चीजें होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? मतलब जो सील्स है हमारे, सील्स में निम्नलिखित में से कौन सा पशु का इमेज नहीं इंस्क्रिप्ट किया गया है? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। मतलब काऊ, एलिफेंट, राइनो, टाइगर। ध्यान दीजिए, काऊ हमारा नहीं है, एलिफेंट है, राइनो है, टाइगर है, ये भी है। हमारा क्या नहीं है? तो काऊ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ये पूछा गया क्वेश्चन प्री में 2001 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब वो जो लिखा करते थे वो लिखते कैसे थे? उनका जो एक्चुअली स्क्रिप्ट था ना वो पिक्टोग्राफिक था। समझो, इस स्क्रिप्ट को देखो आप, ये जो सील्स पे लिखते थे स्क्रिप्ट है, ये सारे स्क्रिप्ट है उनके, ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, ये सारे स्क्रिप्ट है। तो पिक्टोग्राफिक था, मतलब कुछ ऐसे इमेज बना दिए। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में कि ऐसे कुछ इमेज बना दिए, उसके बाद फिर ऐसे मछली बना दिया, एक फेस बना दिया ऐसे, फिर बना दिया एक से फेस, उदास हो गया तो ये पूछ रहा है कि देवी प्रसाद मेरे मछली का क्या हुआ, तो वो तो मैं मस्त फ्राई करके खा गया, ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो पिक्टोग्राफिक रहा करता था वो, जिसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। समझ में आ रहा है? अब उसमें जब साइंटिस्ट ने फाइंडिंग्स किया तो उसमें पता चला कि 400 से 600 साइंस जो थे, मतलब जो चिन्ह थे वो बिल्कुल सेम थे। मतलब सॉरी, 400 से 600 साइंस जो थे उसमें टोटल थे, इसमें 40 से 60 जो बेसिक साइंस थे, मतलब 40 से 60 जो थे, मतलब से फॉर एग्जांपल 40 to 50 साइंस जो 60 साइंस जो थे वो एक जैसे थे,
लेकिन बाकी सारे में वेरिएशंस थे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, किसी ने ए ऐसे लिख दिया, किसी ने ए ऐसे लिख दिया, किसी ने ए ऐसे, मतलब सेम है लेकिन किसी ने ए ऐसे लिख दिया। समझ में आ रहा है? जैसे बोलने, जैसे आप भाषा बोलते हो तो मतलब सेम निकलता है लेकिन वहाँ पे बोलने में आपको चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें कोई वॉवेल्स नहीं मिला है, इसलिए रोमन स्क्रिप्ट तो नहीं हो सकती है वो। समझ में आ रहा है आपको? ए ई आई ओ यू का हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पन स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट देखते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्रिप्ट जो मैं आपको समय समझा रहा हूँ और जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक बात समझिए, जो इंसान बोल रहा होता है, वॉट एवर इज बींग स्पोकन, जो बोला जाता है वो लैंग्वेज है, जो लिखा जा रहा है वो स्क्रिप्ट है। समझो बात को। दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं बोल रहा हूँ याद रखिए, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। ये जो लेटर्स है ना, ये रोमन लेटर्स हैं। अब इसी को समझिए, ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी भाषा है। मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो भाषा है, जो लिखा हुआ है रोमन स्क्रिप्ट। जो लेटर्स देख रहे हो ये रोमन स्क्रिप्ट है, पर मैं बोल कैसे रहा हूं, ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी भाषा है। लैंग्वेज इज ऑलवेज, लैंग्वेज इज ऑलवेज रिटन। समझ में आ रहा है? दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। समझिए, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कौन सा है? देवनागरी, मतलब लेटर्स देवनागरी है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो वो आपको सुनाई कैसे दे रही है? रोमन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। चौथा एग्जाम्पल, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी भाषा है। समझिए, ये भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी भाषा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लिखा कैसे है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। समझ में आ रहा है? ये इसको एक रिवाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को रिवीजन करके तो समझ में आ जाएगा कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फर्क क्या है। अब राइटिंग्स कैसे थी? वो राइटिंग्स लिखते थे बुस्टोफेंडन। बुस्टोफेंडन कैसे होता है ये समझिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बुस्टोफेंडन इंग्लिश वेयर यू change direction at the end of the first line and then go back to correct direction on the third. Each even mirror is it a C to be would you like in a written number। मतलब समझ में आ रहा है? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। ये बुस्टोफेंडन राइटिंग है। उनका स्क्रिप्ट ऐसे लिखा करते थे। समझाता हूँ मैं आपको। ये स्क्रिप्ट है, मतलब वो ऐसे लिख रहे हैं, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये बुस्टोफेंडन राइटिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका, इसका डिक्लाइन कैसे हो गया। हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन गॉट इन डिक्लाइनेशन। ये डिक्लाइन कैसे हो गया, इसकी अलग अलग थ्योरीज है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थ्योरी में और लॉ में फर्क है। ये सारे थ्योरीज हैं, मल्टीपल थ्योरीज है। इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, फ्लडिंग ऑफ रिवर्स की वजह से, जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, एपेडेमिक की वजह से, आर्यन इन्वेजन की वजह से और इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से, ये सारे थ्योरीज प्रोपाउंड किए गए हमारे। अब देखिए, इन्वायरमेंटल चेंज मतलब क्या कहा गया है कि नदियों का सूख जाना है। जैसे गग्गर आकरा सूख गए हैं, तो गग्गर आकरा सूख गए थे। आप याद रखिए कि मैं आपको बताऊंगा कि आर्यंस जो आए थे, आर्यंस आए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। अगर गग्गर आकरा मतलब सरस्वती सूख गया होता तो आर्यंस को पता नहीं होता। अगर पता नहीं होता तो वो अपने सप्त सिंधु में सरस्वती का मेंशन कैसे करते? इसलिए हो सकता है कि वो लैटर फेज में सूखा हो। समझ में आ रहा है आपको? जब तक आर्यन आए होंगे, वैदिक एज की स्टार्टिंग हुई होगी, तब तक सप्त सिंधु के रूप में सरस्वती रही होगी, उसके बाद वो सूख गए होंगे। लेकिन हो सकता है कि माइट बी कि जो रिवर है, से फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रीम अपना बदल लिया होगा। तो ये इसका रीजन हो सकता है, लेकिन क्लियर एविडेंस नहीं है कि सिर्फ यही रीजन है। नेक्स्ट है फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। जीएफ डेल्स ने बताया था आपको, मैं लास्ट क्लास में बताया। जीएफ डेल्स के अनुसार मोहनजोदारो 7 बार बाढ़, मतलब वहाँ 7 लेयर्स ऑफ सॉइल्स थे, 7 बार वहाँ बाढ़ आया था। लेकिन एक बात समझो, सिर्फ अगर एक, समझ में आ रहा है आपको, कि अगर सिर्फ एक साइट पे से फॉर एग्जांपल जैसे मोहनजोदारो, यहाँ पे अगर बाढ़ आ गया, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आज के डेट में अगर महाराष्ट्र में बाढ़ आ गया तो क्या सारे सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा? हमारा नहीं खत्म होगा ना। तो अगर सिर्फ पूरा बाढ़ आ गया एक सिटी में तो सारे सिविलाइजेशन खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ माना जा सकता है कि चूंकि मोहनजोदारो, हड़प्पा, चानूदारो, कालीबंगन, बनावली, ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे ट्रेड और कॉमर्स को लेकर, तो हाँ फर्क पड़ा होगा उससे। नेक्स्ट देखते हैं जियोलॉजिकल चेंजेस।
अर्थक्वेक, अगर आप ये इसको तो साइंटिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट साफ नकार दिए, क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे कि मान लिया कि अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक जहां भी देखते होंगे आप, से फॉर एग्जांपल कहीं गुजरात में अर्थक्वेक आ गया था, तो जो बिल्डिंग्स है ना वो डिफॉर्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, पर ऐसे डिफॉर्म्ड वाले हमें बिल्डिंग्स नहीं मिले। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एपिडेमिक। एपिडेमिक के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इस पे अभी एपिडेमिक मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था अभी, तो कोरोना वायरस, जैसे कोई वायरस आ गया होगा, कोई बैक्टीरिया फैल गई होगी, तो वैसे कोई बीमारी फैल गई होगी, उसकी वजह से होल सिविलाइजेशन डिक्लाइन में चला गया होगा, पर वो नहीं माना जाता है। जो रिसेंट अभी स्टडी की जा रही है उसके अनुसार अभी नहीं है। हेल्थ डिजीजेस उस पर अभी चल रही है रिसर्च, जैसे कि हड्डियों पे, दांतों पे अभी रिसर्च चल ही रही है। आर्यन इन्वेजन, अब आर्यन इन्वेजन एक थ्योरी प्रोपाउंड किया गया है। हिस्टोरियंस जो अभी रिसेंट वाले हैं वो फिर से ला रहे हैं कि नहीं, मे बी कि आर्यन इन्वेजन हुआ हो। अब देखिए आर्यन इन्वेजन कैसे, मतलब आर्यन ने अटैक किया था किस पे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पे। अब देखिए ब्रिटिश को इंटरेस्ट था नहीं पहले किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ने में, वो इंटरेस्ट थे वेद को पढ़ने में, संस्कृत सीख रहे थे, तो उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा था। तो ऋग्वेद में उन्हें एक जगह मिला था हरियूपा। अब उन्होंने हरियूपा को कंसिडर कर दिया कि ये हरियूपा ही हड़प्पा था। अब उस हरियूपा में क्या था कि इंद्र का मेंशन था। मतलब समझ में आ रहा है कि उनके अनुसार आर्यंस जो थे हरियूपा में रहा करते थे। अब वो इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र में मानते थे, और इंद्र को ही हम पुरंदर बोलते हैं। पुरंदर का मतलब होता है कि जितने भी फोर्ट्स बने हुए, जो किले बने हुए हैं, किलों को तोड़ दो। मतलब अगर आप इंद्र की पूजा कर रहे हो तो उसमें क्या मेंशन है कि इंद्र को, पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स। आर्यन ने अगर इन्वेड किया, आर्यन ने अगर उस पर चढ़ाई किया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो वो फोर्ट्स को तोड़ देते, क्योंकि वो इंद्र पे विश्वास रखते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन फोर्ट्स सारे सही सलामत मिले हैं। इसलिए ये वाली थ्योरी हमारी गलत है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या है, जैसे कि एक किसी से फॉर एग्जाम्पल की मोहनजोदारो, वहाँ पे हमारे बाढ़ आ गए, फ्लडिंग हो गया। और फ्लडिंग की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल वो हड़प्पा में चले आए। अब हड़प्पा में चले आए तो ये जगह हमारा ओवर क्राउडेड हो गया। अगर आप सारे लोग महाराष्ट्र से उठ के गुजरात में चले जाओगे तो वहाँ पे गुजरात में ओवर क्राउडिंग आ जाएगा, तो वहाँ की जितनी भी महानगर पालिका है, विलेज सिस्टम है, जितनी भी प्लानिंग है, वो सारे वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि टाउन प्लानिंग चेंज हो गए। दे वेर नॉट ऑफ द सो मच एडवांस्ड आज के डेट की तरह, कि अगर टाउन प्लानिंग को आप रिसेंटली बना सके, जैसे कि वहाँ पे IAS IPS नहीं रहा करते थे, मंत्री नहीं थे वहाँ पे, जैसे आज के डेट में टेक्नोलॉजीज नहीं थी जाके आप मैनेज कर सको। समझ में आ रहा है आपको? तो ओवर क्राउडेड होगा दूसरा वाला जगह, और टाउन प्लानिंग ब्रेक हो गए। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा? इम्पैक्ट कैसे पड़ा? मोस्ट रेलिवेंट जो था हमारा कंक्लूजन, मोस्ट रेलिवेंट कंक्लूजन जो था हमारा, इन्वायरमेंटल। देखिए इन्वायरमेंटल मतलब नदियाँ सूख गई थी, कुछ नदियाँ सूख गई थी ऐसा माना गया है, लेकिन नदियों का बहाव बदल गया था। हो सकता है कि नदी के बहाव बदल गए हो। अगर आपको वाटर बॉडी पे आपका सिविलाइजेशन है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी सिविलाइजेशन, 4 सिविलाइजेशन पनपे थे एक साथ, वो सारे वाटर बॉडी सिविलाइजेशन थे, क्योंकि बिना पानी के वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो वाटर बॉडी पे सर्वाइव करने वाले थे। अगर नदी का ही स्ट्रीम चेंज हो जाएगा तो वहां पे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, फ्लडिंग हो गया। जैसे मोहनजोदारो में पाया था कि मोहनजोदारो में गए वो लोग, मोहनजोदारो में फ्लडिंग हो गया, फ्लडिंग से वो फिर दूसरे वाले शहर में चले गए, चानोदारो में बगल में, या फिर हड़प्पा चले आए, तो वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गया। ओवर क्राउडिंग की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो चेंज हो जाएगा, टाउन प्लानिंग चेंज हो जाएंगे, सारी चीजें ब्रेक हो जाएंगे हमारे। समझ में आ रहा है? तो ये जो इकोनॉमिक रीजन है, तो अगर आपको पढ़ाया जाए जैसे आपको मूवी में दिखाया गया है कि सिर्फ फ्लडिंग हो गया है मोहनजोदारो में, इसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। एक इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, और इकोनॉमिक रीजन, तीनों रीजन से आज अभी तक जितने कंक्लूजन निकले हैं ये कहते हैं। याद रखिए ये रातों रात होने वाला डिक्लाइन का प्रोसेस नहीं है, ये काफी ज्यादा समय लगा होगा अगर किसी भी सिविलाइजेशन को समाप्त करना है तो। समझ में आ रहा है आपको? अब लेटर अपन फेज में कैसे आपको पता चल रहा है कि सिविलाइजेशन एक्चुअल में समाप्त हो गया था? क्योंकि आप अगर देखोगे तो 1700 ईस्वी के जो बाद होना स्टार्ट हुआ था, 1700 ईसा पूर्व के बाद में, तो सिरामा की इंडस्ट्री जो थे वो समाप्त होना स्टार्ट हो गए थे। ब्रिक्स जो थे, ब्रिक्स मतलब जो ईंट बनाई जाती थी, स्टैंडर्ड साइज के थे, उनके साइज चेंज कर गए, वो पहले ऐसा रहा नहीं है। टाउन प्लानिंग नहीं था पहले ऐसा, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था उनका, रोड्स एक तरीके के नहीं बन रहे थे। समझ में आ रहा है? ओवर क्राउडिंग हो गया था, मतलब किसी भी एक विशेष जगह पे अगर आप बहुत ज्यादा रहना स्टार्ट कर दोगे, इट विल बी ओवर क्राउडिंग। दूर दराज से ना व्यापार में कमी आ गई थी, जैसे कि मेसोपोटामियन से जो व्यापार किया करते थे वो कम गया था, सेंट्रल एशिया से जो किया करते थे वो कम गया था। समझ में आ रहा है? स्क्रिप्ट का लिमिटेड यूज हो गया था। अगर स्क्रिप्ट का लिमिटेड यूज हो गया मतलब एजुकेशन लेवल की कमी हो गई थी। वहां पे लोग ट्रेड एंड कॉमर्स कम किया करते होंगे, स्क्रिप्ट आप नहीं लिख पा रहे हो उस टाइम। समझ में आ रहा है?
तो ये सारे रीजंस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। ये 3 रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है आपको? तो दिस वाज हाउ कि फाइनली वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। और इसके बाद फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लिटरेचर के हिसाब से आर्यंस आने स्टार्ट हो गए 1500 बीसीई के आसपास। कहाँ पे? अपने कंट्री के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक एज की शुरुआत हो गई। समझ में आ रहा है? तो ऐसे था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बनी भवन, प्रशासनिक प्रणाली। अब देखिए मैं समझाता हूँ। आप जब देखोगे वस्तु विनिमय प्रणाली, इसके एविडेंस हमें मिले हैं। क्यों? क्योंकि पीपल वेयर ट्रेडिंग टू ईच अदर, समझ में आ रहा है? लेकिन साथ में हमें कॉइन्स भी मिला है। तो सिर्फ बार्टर सिस्टम नहीं था, कॉइन्स से भी लोग एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। तो इसको हम नहीं मानेंगे। स्थानीय परिवहन प्रणाली, एक बुल्लक कार्ट हमें मिला है। बुल्लक कार्ट के अलावा हमें कोई और एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि लोग जाया करते होंगे एक परिवहन प्रणाली के रूप में। ईंटों से बने भवन, ईंटों से बने भवन हमें मिले हैं बहुत ज़्यादा हाईली, क्योंकि ईंटों का स्टैंडर्डाइजेशन था, टाउन प्लानिंग सेम थी उनकी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रणाली। प्रशासनिक प्रणाली में लोग अभी भी श्योर नहीं है कि प्रीस्ट वाज द अथॉरिटी या किंग वाज द अथॉरिटी या फिर मर्चेंट वाज द अथॉरिटी। तो इसलिए प्रशासनिक प्रणाली एविडेंस नहीं है हमारा। तो बचता है ईंटों से बना भवन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ये था ईंटों से बना भवन। क्योंकि ब्रिक्स जो थे वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के थे और ब्रिक्स जो थे वो स्टैंडर्ड साइज के थे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, बीपीएससी 2018 में पूछा है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सेम चीज है, ये ईंटों से बना भवन था, पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला एवं वास्तुकला। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखो मैं बताता हूँ कि प्रथम असली मेहराब, मेहराब मतलब क्या है? अगर आपने घर बना दिया है उसमें डिजाइनिंग दे दिया है। आपको मैं लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि हाउसेज के डिजाइनिंग नहीं किया करते थे। दे वेयर ऑफ द पीपल ऑफ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो वहां पे डिजाइनिंग हाउस के नहीं किया करते थे वो। पूजा स्थल हमें नहीं मिला है, एक मिला है हमें स्ट्रक्चर, लेकिन लोग वहां पे कंफर्म नहीं है कि वो पूजा स्थल था। आर्ट एंड क्राफ्ट हमें नहीं मिला है, सिर्फ हमें मिला है क्या? तो पॉटरीज में थोड़े से आर्ट्स मिल गए हैं, जैसे कि मॉडर्निज्म में मिला था हमें, वैसे यहाँ पे नहीं मिले। यहाँ भी सेम है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत। समझ में आ रहा है? इट वॉज द फर्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मतलब टाउन प्लानिंग के लिए, या फिर मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, नगर नियोजन टाउन प्लानिंग उनका बहुत बेहतरीन था। मोहनजोदारो और हड़प्पा था या नहीं था? तो 1 और 2 तो हो गया, 1 और 2 तो हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, वो कृषि उनका फ्लरिश कर रहा था बहुत ज्यादा। कृषि के फ्लरिश करने के साथ साथ वो ट्रेड और कॉमर्स में, उनका सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स चला था। किस लिए? क्योंकि वो एग्रीकल्चर के स्टार्ट काफी अच्छी तरीके से किए थे, उनकी फैसिलिटी जो थी इरिगेशन की बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चर में वो फ्लरिश किया कर रहे थे। नेक्स्ट है अपनी उद्योगों के लिए। आपको मैं बता चुका हूँ लोथल चानोदारो जैसे जो फैक्ट्रीज थे, वहाँ पे आइवरी के कॉम मिले हमें, बहुत सारे फैक्ट्रीज वहाँ पे थे, कॉपर के हमें फैक्ट्रीज मिले वहाँ पे। तो इट वाज ऑल ऑफ द एबव। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, इट वाज द ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है कौन सा है? शिलालेख। शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन। क्या इंस्क्रिप्शन को हम पढ़ पाए हैं? अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। अंकित लेख मतलब जो टेराकोटा है, टेराकोटा पे जो हमने लिखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कुछ लिखा है उसको हम पढ़ पाए हैं? नहीं पढ़ पाए हैं, ये भी गलत है। पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये तो है उपयुक्त सभी तो है नहीं, तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये भी हो सकता था अगर इसको हम पढ़ पाते तो, अगर पढ़ पाते तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ज्यादा अच्छा जो हमारा मोस्ट रिलेटेबल आंसर होता ये होता, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा डालता है? शिलालेख। शिलालेख को हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। पुरातात्विक संबंधी खुदाई, हाँ ये तो है। नेक्स्ट है बर्तनों की मोहरों पर अंकित लिखावट। लिखावट को हम पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए अभी तक। धार्मिक ग्रंथ, क्या उस टाइम में धार्मिक ग्रंथ मिला है? कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं मिला है, तो इसलिए शिलालेख को हम पढ़ नहीं पाए, ये गलत है। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, लिखावट को हम नहीं पढ़ पाए, ये भी गलत है।
धार्मिक ग्रंथ था ही नहीं उस टाइम, इसलिए ये भी गलत है। पुरातात्विक खुदाई, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये हमें मिला है। ओके, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो था। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है इसमें से। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम था या नहीं था टाउन्स में, ये था। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स था वहां पे। ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छा था वहां पे, क्योंकि वहां पे आइवरी का ट्रेड होता था, लैपलिस लेजुली, टेराकोटा, वहां पे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सभी चीज का ट्रेड हुआ करता था। नेक्स्ट, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी क्योंकि हमें टेराकोटा का इमेजेस मिला है। हमें कहां से मिला है? हड़प्पा से भी मिला है। लोग लोहे से परिचित थे, याद रखिए, हड़प्पन पीपल वे आर नॉट फैमिलियर विद द आयरन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये था हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने आर्यंस और वैदिक एज, कैसे वो आर्यन आए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।